बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। आप जैसा जानते हैं, संज्ञा एक विकारी शब्द है। आपने दो तरह के शब्द पढ़े थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन आ जाता है, अविकारी शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ पे हम संज्ञा के विकारी शब्द, संज्ञा के विकार पढ़ेंगे। किस तरह से संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है, जो हम कहते हैं ना विकारी शब्द। तो विकारी शब्द में विकार कैसे आता है, कैसे परिवर्तन आता है, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे संज्ञा के विकारक में। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा के रूपों में निम्नलिखित 3 कारणों से परिवर्तन होता है। कौन कौन से कारण? पहला लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। तो यहाँ पे हम देखेंगे लिंग में, अगर हम देखें लड़का, अब इसमें लिंग में परिवर्तन हुआ तो हो गया लड़की। तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? लिंग का परिवर्तन। लड़का से लड़की हो गया, विकार आ गया ना। यहाँ आ की मात्रा थी, यहाँ ई की मात्रा हो गई। दूसरा, एक लड़की, एक लड़की का वचन अगर हम बदल दें तो कहेंगे 3 लड़कियां। तो 3 लड़कियां, अब 1 और 3 छोड़ दीजिए, खाली लड़की और लड़कियां अगर हम देखें तो लड़की से परिवर्तन आ गया लड़कियां, शब्द बन गया। तो यहाँ पे परिवर्तन क्या आया? वचन का परिवर्तन है इसमें। एक लड़की ने, दोनों लड़कों ने। अब यहाँ पे लड़की ने और लड़कों ने, अंतर देखिए, की ने को ने, तो को हो गया। तो को क्यों आया? कारक के अनुसार। या हम कहे लड़की ने और हो लड़कियों ने, तो कियों, लड़कियों ने, तो वो कारक के अनुसार परिवर्तन आ गया। ठीक है, इसमें कारक लग गया, ने लगना था, इसलिए लड़के नहीं हुआ। लड़का का जो अगर हम कहें बहुवचन तो लड़के होगा, पर लड़कों, क्योंकि हम यहाँ पे कारक का प्रयोग कर रहे हैं तो इसलिए लड़कों हो गया बहुवचन। तो ये कारक। तो संज्ञा में जो परिवर्तन आता है वो लिंग से, वचन से और कारक से परिवर्तन आता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, पढ़ते हैं लिंग। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह अथवा लक्षण। हम किसी चीज का चिन्ह या लक्षण से ही जान पाते हैं वो क्या है। तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह और लक्षण। शब्द का वह चिन्ह या वह लक्षण जिससे उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। किसी चीज का, किसी शब्द का वह लक्षण या वह चिन्ह जिससे हमें उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं या वह लिंग कहलाता है। लिंग के 2 भेद होते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया ना, किसी चीज के उस लक्षण से जिससे हमें ये पता चले कि वो स्त्री है या पुरुष, वो लक्षण या वो चिन्ह लिंग कहलाएगा या वो शब्द लिंग कहलाएगा। लिंग के भेद, लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुषों के लिए, स्त्रीलिंग स्त्रियों के लिए। पहला पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष वर्ग के होने का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बालक, युवक, वृद्ध, मोर, बैल, घोड़ा, कुत्ता, शेर, वृक्ष, पर्वत, देश, पत्र, ग्रंथ आदि। दूसरा स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री वर्ग के होने का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे बालिका, युवती, वृद्धा, मोरनी, गाय, घोड़ी, शेरनी, लता, नदी, भूमि, चिट्ठी, पत्रिका, पुस्तिका आदि, ये सब स्त्रीलिंग कहलाएंगे। निर्जीव वस्तुओं को भी पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग वर्ग में रखा जाता है। संस्कृत में आप पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग 3 लिंग पढ़ते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही है। लेकिन जो निर्जीव वस्तु है उसके लिए नपुंसकलिंग ना होके वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ही होते हैं।
जैसे लकड़ी स्त्रीलिंग है, घर पुल्लिंग हो गया, लोहा पुल्लिंग हो गया, चांदी स्त्रीलिंग हो गई। तो ये जो है नपुंसक लिंग है, यानी निर्जीव है, लेकिन इनके भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बांटा जाता है, इनको भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में उपयोग किया जाता है। पुल्लिंग शब्द यहाँ देखिए, अनाज। अब ये सब देखिए आपके निर्जीव है, निर्जीव सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन तब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। अनाज गेहूं, जौ, चना, मटर, धान, चावल, बाजरा, ये सब पुल्लिंग है। अरहर, उड़द, मूंग, ज्वार, सरसों, तीसी, मकई, तीसी तेल निकालते हैं, मकई, मक्का, ये सब जो है आपका स्त्रीलिंग हो गया। पेड़ इसी तरह से आम, महुआ, पीपल, बरगद, नीम, गूलर, बड़हल, शीशम, बबूल, जामुन, अमरूद, ये सब पुल्लिंग के पेड़ हैं, वृक्ष। ये इन चीजों के जो वृक्ष कहलाएंगे वो पुल्लिंग कहलाएंगे। नारंगी, लीची, नाशपाती, ये सब इनके पेड़ जो हैं वो स्त्रीलिंग में कहलाएंगे। ये बड़हल, गूलर एक तरह के फल होते हैं। आपने बड़हल बाजार में देखा होगा, गूलर शायद नहीं देखा होगा, पर बड़हल बाजार में मिलता है। अपने अभिभावकों से पूछिए तो बताएंगे अवश्य। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग निर्जीव वस्तुओं के लिए है। इसी तरह से मसाले, जीरा, मिर्चा, पुल्लिंग आ गया। जीरा डाला जाता है, मिर्चा डाला जाता है, लेकिन वहीं मिर्ची डाली जाती है। धनिया डाली जाती है, हल्दी डाली जाती है, काली मिर्च, हींग, लौंग, इलायची, इन सब के लिए स्त्रीलिंग। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग। खाने की चीजें भात, पराठा, दही, हलवा, ये पुल्लिंग में आ गए। इसी तरह से और भी होंगे, ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दाल, रोटी, खीर, पकौड़ी, सब्जी, भाजी, पूड़ी, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। जब इनके साथ हम क्रिया जोड़ते हैं तब हमें पता लग जाता है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। वैसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप वाक्य में जब प्रयोग करेंगे आप स्वयं समझ जाएंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग क्या है? नित्य पुल्लिंग में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में रहते हैं, जैसे मच्छर, भेड़िया, खटमल, खरगोश, इन ये हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे। इनको स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए मादा मच्छर, भेड़िया मच्छर, मादा खटमल, मादा खरगोश बोलेंगे। ठीक है, इनका कोई स्त्रीलिंग नहीं है। इसी तरह से नित्य स्त्रीलिंग, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे कोयल, बुलबुल, संतान। अब इनका पुल्लिंग में प्रयोग करने के लिए नर कोयल, नर बुलबुल, संतान, तो दोनों के लिए एक ही चीज है। संतान स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, पर संतान के अंदर पुत्र पुत्री दोनों ही आ जाते हैं, दोनों का रूप है ये। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। प्रत्यय, प्रत्यय से बने स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण। प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़े वो प्रत्यय, और जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़े वो उपसर्ग। आप जानते ही हैं। तो प्रत्यय जोड़ने, ई प्रत्यय जोड़ के लड़की, नारी, युवती, चाची, मामी, नानी, दादी, ये बन गए। इया प्रत्यय जोड़ के बुढ़िया, बिटिया, बंदरिया, मचिया, ये सब बन गए। इन प्रत्यय जोड़ के लुहारिन, सुनारिन, कुम्हारिन, धोबिन आदि बन गए। नी प्रत्यय जोड़ के हथनी, मोरनी, शेरनी, ऊंटनी आदि बन गए। आनी प्रत्यय जोड़ के जेठानी, देवरानी, सेठानी, नौकरानी जुड़ गए। आइन प्रत्यय जोड़ के मिसिराइन, ललाइन, तिवराइन, दुबाइन बन गए। यानी मिसिर में आइन जोड़ दिया, मिसिराइन, लाला में ललाइन इन जोड़ा, तिवारी में तिवराइन, दुबे में दुबाइन इन जोड़ दिया तो दुबाइन हो गया। आ प्रत्यय जोड़ के अध्यक्षा, अध्यक्ष में अगर आ प्रत्यय जोड़ दें तो स्त्रीलिंग बन गया अध्यक्षा, महोदया, भवदिया, आदरणीय। इका जोड़ के जैसे वाचक है तो उसमें वाचिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, विधायक, विधायिका, इका जोड़ के स्त्रीलिंग बन गया। वचन, वचन अब देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक या अनेक संख्या होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब आपने स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखा,
अब संज्ञा का कारक दूसरा है वचन। तो वचन क्या होगा? जिससे एक या अनेक संख्या का बोध हो उसे वचन कहेंगे। उदाहरण, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, तितली, तितलियां आदि। वचन के भेद, एक वचन और बहुवचन दो भेद होते हैं। एक वचन संज्ञा के एक संज्ञा का जिनसे बोध हो उसे एक वचन, और संज्ञा के जुक्त रूप से एक से अधिक संज्ञा का बोध हो वो बहुवचन हो गए। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पहला, परसर्ग रहित। परसर्ग आपको याद होगा, आपको कारक मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, इसीलिए कारक भी संज्ञा के विकारक तत्व में आता है। वो आपको पढ़ाया था, कारक में कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। तो परसर्ग रहित यानी उन कारक चिन्हों से के साथ आकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए आ को ए में बदल देते हैं। ऐसे घोड़ा, घोड़े। अब हम अगर कहेंगे घोड़े को अगर हम कर्ता बनाए, घोड़ा, घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ा, घोड़े। लड़का, लड़के। बछड़ा, बछड़े। बच्चा, बच्चे। ये परसर्ग से रहित संज्ञा है बहुवचन के। अब आगे अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत। ये हमने अंत आपको संस्कृत में भी पढ़ाया था। किसी शब्द के अंत में जो स्वर निकले उस शब्द को उस स्वर के अक्षर से अंत बनाएंगे। अगर आ अंत में आए तो अकारांत, ई अंत में आए, ई स्वर का स्वर आए अंत में तो इकारांत, बड़ी ई से ईकारांत, छोटे ऊ से उकारांत, बड़े ऊ से उकारांत। जैसे छात्र, त्र आ रहा है तो ये अकारांत हो गया। अब हम कहें छात्रा तो अंत में आ का बोध हो रहा है तो आकारांत हो गया। अभी हम कहें लड़की तो ई का अंत में आया तो ई कारांत हो गया। ठीक है। अब जैसे मुनि, मुनि, नि, छोटी ई आ रहा है ना तो इकारांत हो गया, ई से अंत। अकार, इकार, उकार, वैसे इनको जो स्वर होते हैं उनकी जो स्वर निकलते हैं उसको अकार, इकार, उकार ये बोलते हैं। तो अकार से अंत हो तो अकारांत, इकार से अंत हो तो इकारांत, उकार से अंत हो तो उकारांत। अब यहाँ पे एक वचन से बहुवचन बनाने में इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ जो ये अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, इनसे जिनका अंत होता है उन पुल्लिंग संज्ञाओं में एक वचन और बहुवचन दोनों एक समान होते हैं। जैसे एक छात्र पढ़ता है, बहुत से छात्र पढ़ते हैं। यहाँ छात्रें, छात्रों नहीं किया। अभी यहाँ छात्रों नहीं है, छात्रों ने तब होगा जब हम उसके अंदर कारक चिन्ह लगाएंगे, कारक का प्रयोग करेंगे। पर बहुवचन छात्र का छात्र ही रहेगा, मुनि का मुनि ही रहेगा। लेकिन जब हम कारक के साथ वाक्य प्रयोग करेंगे तो पुनि का बहुवचन मुनियों हो जाएगा। किंतु अगर ऐसे ही आपके शब्द के बहुवचन पूछा जाए तो मुनि का मुनि ही रहेगा। शिशु का शिशु, लड्डू का लड्डू, हाथी का हाथी। अब आगे देखिए, देवता, योद्धा, कर्ता, वक्ता, चाचा, मामा, दादा आदि परसर रहित संज्ञाएं हैं। यानी इन सब में परसर रहित है। एक वचन और बहुवचन में ज्यों की त्यों रह जाती है। यानी कि ये अगर हम चाचा कहें तो चाचा का बहुवचन चाचो नहीं होगा, चाचे नहीं होगा। चाचा एक चाचा, बहुत सारा चाचा। तो देवता, योद्धा ये सब जो है वैसे ही रहेंगे। एक वचन और बहुवचन में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। केवल जब हम इनको कारक में प्रयोग करेंगे तब हम कहीं कहीं जैसे देवताओं कर देंगे, योद्धाओं कह देंगे, कर्ताओं कहेंगे। पर एक के लिए वैसे अगर इनके एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो देवता देवता ही रहेगा, योद्धा योद्धा ही रहेगा। परसर रहित स्त्रीलिंग। रहित यानी परसर के बिना, रहित का अर्थ है बिना, जहां पे परसर न हो।
वहां पे कैसे हम संज्ञाएं बनाएंगे, एक वचन से बहुवचन। जब परसर लगाना है तो आपने देखा, जैसे हमने कहा साधु का बहुवचन साधु ही होगा, लेकिन अगर परसर लगाएंगे तब साधु का साधुओं हो जाएगा। लेकिन अगर हम परसर के बिना ही उसका बहुवचन बनाना है तो उनका साधु का साधु ही रहेगा। इसी तरह से परसर रहित स्त्रीलिंग यानी परसर के बिना स्त्रीलिंग संज्ञाएं, अकारांत, आकारांत, उकारांत, उकारांत, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़ने से उनका बहुवचन बन जाता है। चीज, चीजें, गाय, गायें, मतलब ये इन सब में हम परसर नहीं जोड़े सकते, बिना कारक जोड़े ऐसे बहुवचन बनेंगे, लेकिन कारक जोड़ेंगे तो इनका रूप बदल जाएगा। गाय, गायें, कन्या, कन्याएं, लता, लताएं, कथा, कथाएं, समस्या, समस्याएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं। यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा ध्यान दीजिए, यहाँ छोटी ऊ हो गई ए लगाने पे, बहुएं, वस्तुएं। तो ये परसर रहित है, यानी परसर के बिना बहुवचन। अब हम इसको परसर लगाएंगे तो चीज, चीजें से चीजों हो जाएगा, गाय से गायों हो जाएगा, कन्याएं से कन्याओं हो जाएगा, लता से लताओं हो जाएगा, तब हम वहां पे परसर लगाएंगे। लेकिन अगर सीधे सीधे आपका आए कि चीज का बहुवचन तो आप लिखेंगे चीजें, चीजों नहीं लिखेंगे, चीजें। गाय का बहुवचन गायें होगा, गायों नहीं होगा। कन्या का कन्याएं होगा, कन्याओं नहीं होगा। पर हम जब उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे परसर के साथ तब उसमें बदलाव आएगा। इसी तरह से इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। तिथि का तिथियां, नीति का नीतियां, रीति का रीतियां। कुछ इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए ई को ई में बदल देंगे, बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर अंत में या जोड़ देंगे। यानी नदी है तो इया जोड़ देंगे ई, और यहाँ जोड़ देंगे इया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नदी बड़ी है, पर हम बहुवचन बनाने में बड़ी ई की जगह क्या यहाँ पे लिखा है, ई की जगह ई हो जाएगा, दीर्घ की जगह हस्व हो जाएगा स्वर। तो हस्व स्वर में इया, नदियां। इसको ध्यान रखिए, ज्यादातर बच्चे नदी को नदियां लिखते हैं, गलत लिखते हैं, दुनिया है दुनिया लिख देते हैं। तो ये चीज, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। नदी जब बड़ी की स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, अंत स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं जिसके अंत में बड़ी ई यानी दीर्घ स्वर हो, दीर्घ ई हो, तो वहां पे जब बदलते हैं तो उसको बदलने में ये जो ई की मात्रा है दीर्घ ई की वो हस्व हो जाएगी, छोटी की मात्रा लग जाएगी और यहाँ लग जाएगा। बकरी बकरियां, टोकरी टोकरियां, लड़की लड़कियां, नारी नारियां, साड़ी साड़ियां। इसी तरह से अनुनासिक, ये चंद्र बिंदु है इसको अनुनासिक कहते हैं, और जो बिंदु है उसको अनुस्वार। अनुस्वार और अनुनासिक में बहुत गलतियां हैं। कहने के लिए होता है कि एक ही बिंदु की गलती तो थी, लेकिन बिंदु से बहुत अंतर आ जाता है। आप यहाँ पे अभी देखेंगे चिड़िया, चिड़िया। अब यहाँ देखिए चंद्र बिंदु से बहुत सारा आ गया, चिड़िया है। अब हम आप बहुवचन, बहुत सारी चिड़िया उड़ रही थी, आपको वाक्य बनाना है आकाश में बहुत सारी चिड़िया उड़ रही थी। अब आप लिखते हैं आकाश में बहुत सारी चिड़िया उड़ रही थी। अब आपने चिड़िया से अनुस्वार हटा दिया, उड़ रही थी में थी बिंदु था के ऊपर ई की मात्रा में बिंदु हटा दिया, अनुनासिक हटा दिया, तो आपका बहुवचन कहाँ हुआ? आपने तो गलत लिख दिया। तो बिंदु का ये अर्थ होता है, ये महत्व है। गुड़िया, गुड़िया से गुड़िया, पुड़िया से पुड़िया, डिबिया से डिबिया। तो ये बहुवचन अनुनासिक लगा के बन जाते हैं, अंत में केवल अनुनासिक जोड़ के। परसर्ग सहित संज्ञाओं का प्रयोग। अभी तक आप पढ़ रहे थे परसर्ग रहित, यानी परसर्ग के बिना।
अब पढ़ेंगे परसर्ग सहित, यानी परसर्ग के साथ संज्ञाओं का बहुवचन। परसर्ग सहित संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए सभी प्रकार की संज्ञाओं के अंत में ओ जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। अब ये भी आपको आना चाहिए। अगर केवल शब्द का बहुवचन करना है तो अभी जो आपको पहले पढ़ाया था वो होगा, लेकिन अब कारक के साथ अगर एक वचन से बहुवचन होगा तो कैसे होगा, यहाँ आप देखेंगे। लोगों ने पेड़ों से फलों को तोड़ा, अध्यापकों ने अभिभावकों को बुलाया। अब पेड़ का बहुवचन आपने पढ़ा था, पेड़ ही होता है, फल का फल ही होता है, लेकिन अब यहाँ परसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो पेड़ नहीं रहेगा, पेड़ का पेड़ों, फल का फलों हो जाएगा। अध्यापक का बहुवचन अध्यापक ही होता है, किंतु परसर्ग लगाने पे अध्यापकों हो जाएगा। परसर्ग लगा के जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बहुवचन अध्यापकों हो जाएगा, अभिभावकों हो जाएगा। इन सबके अगर बहुवचन देखें तो अध्यापक अध्यापक ही रहेगा, अभिभावक अभिभावक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम कर्ता और कर्म की जगह प्रयोग कर रहे हैं। अभिभावक करता है, अध्यापक करता है और अभिभावक कर्म, तो परसर्ग को जोड़ना पड़ेगा, तो अभिभावकों अध्यापकों हो गया बहुवचन और अभिभावकों हो गया। कुछ परसर्ग सहित संज्ञाओं को बहुवचन बनाते समय यों जोड़ने से पहले अंतिम स्वर को हस्व यानी छोटा हस्व स्वर में बदलना पड़ता है। जैसे लड़की, लड़की को अगर हम करेंगे तो लड़कियों, जैसे नदियों हुआ था, आपको बताया था, इसी तरह से सहेली सहेलियों, तितली तितलियों। इस बात को ध्यान रखिए, ज्यादातर इसी में यूं जोड़ देते हैं बच्चे, लड़कियों सहेलियों तितलियों लिख देते हैं, ऐसा नहीं, उसमें बदलने के लिए ये ह्रस्व मात्रा हो जाएगी, लड़की से लड़कियों, इस पे गौर कीजिएगा। सहेली सहेलियों बहुवचन बनाने के लिए। और फिर से कुछ विशेष बात, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सत्य, आकाश, वर्षा, जनता, व्यथा, सहायता। इस तरह के कुछ शब्द जो हैं वो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। उनको अगर बोला जाए तो एक वचन में ही बोला जाएगा, वाक्य में एक वचन में ही प्रयोग होगा। सत्य का कोई बहुवचन नहीं होगा, आकाश का कोई बहुवचन नहीं होता, जनता, व्यथा, ये सब बहुवचन के शब्द नहीं है, इनके बहुवचन होते ही नहीं है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, होश, दर्शन, प्राण। इनका एक वचन होता ही नहीं, मतलब इनको अगर वाक्यों में प्रयोग करा जाए तो इनका एक वचन नहीं होता। जैसे हम कहेंगे आपने हस्ताक्षर कर दिए, आपके होश उड़ गए, आपके दर्शन हो गए, आपके प्राण उड़ गए, ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है। उनके प्राण उड़ गए, उनके दर्शन हो गए, हमारे होश उड़ गए, तो इनको बहुवचन में प्रयोग, इनकी क्रियाओं के साथ बहुवचन लगेगा। ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जब क्रियाओं में, जब वाक्य में प्रयोग होगा तो वहां पे बहुवचन, क्रियाओं में बहुवचन हो जाएगा, तो इनका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में भाववाचक और द्रव्यवाचक का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे मैं अपने पड़ोसी के अत्याचारों से परेशान हूँ। अत्याचार भाववाचक संज्ञा है, अत्याचारों से परेशान हूँ। तो कुछ परिस्थितियों में भाववाचक और द्रव्यवाचक की संज्ञाओं को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे अत्याचार भाववाचक है और उसका बहुवचन बना दिया है, अत्याचारों से परेशान हूं। आदर सूचक संज्ञाएं, आदर सूचक संज्ञा के साथ सदैव बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रधानाचार्य जी प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित रहते हैं,
उपस्थित रहता है हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें आदर देना है, तो यहाँ पे क्रिया में बहुवचन आ गया। जिनको आदर देना है उनके लिए एक वचन संज्ञाओं के साथ बहुवचन क्रिया लगा देंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत के महान वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक था नहीं कहेंगे क्योंकि हमें आदर देना है, तो यहाँ पे बहुवचन क्रिया हो गई थे। मदर टेरेसा शांति की पुजारिन थी। यहाँ पे बिंदु लग गया बहुवचन बनाने में, थी। पुजारिन थी कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए कुछ संज्ञाओं में बहुवचन क्रिया का प्रयोग। बहुवचन क्रिया, ध्यान दीजिए, उन संज्ञाओं को बहुवचन नहीं करेंगे, क्रियाओं को बहुवचन में करेंगे। जैसे पिताजी गए थे, माता जी आई थी, तो हम आदर देने के लिए क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग। तो आपको कुल मिला के आप जो है किसी शब्द का एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। किसी शब्द का एक वचन और बहुवचन दोनों एक होता है, किंतु जब हम उनको परसर्ग लगा के प्रयोग करेंगे तो उनका बहुवचन बदल जाता है। वास्तविकता में वो उनका बहुवचन एक वचन एक जैसा होता है, लेकिन जब परसर्ग जोड़ते हैं तो परिवर्तन आ जाता है। इसी तरह से कुछ एक वचन की संज्ञाएं हैं जिनका हम आदर देने के लिए बहुवचन, उनके साथ बहुवचन की क्रिया लगा देते हैं और प्रयोग करते हैं। तो ये रहा आज का पाठ, संज्ञा के विकारक तत्व, लिंग, वचन और कारक। कारक आप पहले पढ़ चुके हैं, लिंग और वचन आज आपने पढ़ा। अब इनका पुस्तक में दिए गए जो अभ्यास हैं उनको अच्छी तरह से कीजिए और फिर कहीं कोई दिक्कत होती है उसको पूछिए। आज इतना ही।